नमस्कार साथियों, मैं अनुराग मिश्रा अपने YouTube चैनल राग दरबार भाग 2 के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे पहले कार्यक्रम राग दरबार भाग 1 को जिस तरह आपने प्यार दिया उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही आपका प्यार, आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पिछली कहानी राग दरबार भाग 1 का छूटा हुआ शेष भाग राग दरबार भाग 2 में। राजा साहब का उड़न खटोला ऊपर आकाश में चक्कर काट रहा था और नीचे सभा स्थल पर इकट्ठा हुई किराए की भीड़ राजा साहब के नाम के नारे लगा रही थी। स्थानीय निवासी जो राजा साहब के कामकाज को पसंद नहीं करते थे, उन्हें सैनिकों द्वारा राज्य के जरूरी मुद्दों की तरह दूर खदेड़ दिया गया था। किसी किसान की लहलहाती फसल को रौंद कर समतल बनाई सतह पर राजा साहब का उड़न खटोला उतरा और मेकअप आर्टिस्टों द्वारा नकली तरीके से चमकाए चेहरे के साथ राजा साहब हाथ हिलाते हुए उड़न खटोले की सीढ़ियों पर नमूदार हुए। किराए की भीड़ में उत्साह भर गया और वो अपने शोर से चारों दिशाओं में ध्वनि प्रदूषण फैलाने लगी, क्योंकि उनका मेहनताना बढ़ाया जाना इसी बात पर निर्भर जो था। उड़न खटोले से उतरते ही दरबारी मीडिया के फ्लैश चमकने लगे। सभी में होड़ लगी थी कि राजा साहब की वो तस्वीर कौन खींच पाने में कामयाब हो पाता है जो आने वाले कल के दैनिक समाचार पत्रों और टेलीविजन में ठेली जाने के लिए चुनी जाएगी। खैर, राजा साहब का राजकीय ठसक के साथ मदमस्त हाथी की तरह चलते हुए मंच पर अवतरित हो गए, जहां उनके चमचों की फौज एक विशालकाय अजगर की तरह दिखने वाले फूलों की माला लिए उनके स्वागत को तैयार खड़ी थी। राजा साहब का स्वागत करती हुई चमचों की भीड़ इस बात के लिए खासी धक्का मुक्की कर रही थी कि राजा साहब की फोटो के साथ उनकी भी फोटो आ सके। इस चक्कर में कुछ लोग मन से नीचे आ गिरे और फिर कपड़ों पर लगी धूल झाड़कर वापस दांत निपोड़ते हुए उस धक्का मुक्की के युद्ध में योद्धाओं की तरह शामिल हो गए। किराए की भीड़ का जोश जो अभी तक ठंडा नहीं पड़ा था, वो उसी शिद्दत के साथ गला फाड़ फाड़ कर राजा साहब की जय जयकार करने में जुटी हुई थी। अब बारी थी राजा साहब के भाषण की। चूंकि राजा साहब पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए पिछले करीब 10 सालों से उनके भाषण उनके विश्वस्त लोग ही तैयार करते थे, जिन्हें टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे पढ़कर राजा साहब अपनी वाक कला का प्रदर्शन करते थे। राजा साहब माइक के सामने खड़े हुए और एक उड़ती निगाह उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर पर डाली। हाथ से थपथपाकर माइक चेक किया। अब राजा साहब फेंकने को तैयार थे। उन्होंने हाथ उठाकर भीड़ को खामोश होने का इशारा किया। अगले ही पल शोर थम गया और सब राजा साहब की ओर देखने लगे। राजा साहब ने अपने चिर परिचित अंदाज में हवाई भाषण शुरू किया। भाइयों और बहनों, आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आप सबके उत्साह ने मुझे ऊर्जा से भर दिया है। ये सुनते ही भीड़ ने, जो मदारी के बजाय डमरू पर बंदर की तरह नाचने की अभ्यस्त थी, दोबारा नकली उत्साह का प्रदर्शन किया और राजा साहब के नाम के नारे लगाए। राजा साहब ने आगे बोलना शुरू किया। मित्रों, शायद आपको पता भी नहीं होगा, मगर आप लोगों से, आपके इस क्षेत्र से मेरा बचपन का नाता रहा है। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो इन्हीं खेतों में अपने साथियों के साथ मैं गुल्ली डंडा खेलता था। मैं और मेरे साथी यहाँ के आम के खेतों से आम खोद कर खाते थे, पुदीने के पेड़ों पर चढ़कर आसपास के गांवों को देखते थे। बचपन से ही मैंने सोच रखा था कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। मित्रों, आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके देखे हर सपने को पूरा करेगा, ये मेरा राजा साहब का आपसे वादा है। राजा साहब ने अपनी जहरीली जुबान में शहद घोलते हुए भाषण जारी रखा। मित्रों, आज से यहाँ का हर परिवार मेरा परिवार है, इसलिए यहाँ के हर परिवार के सपने को पूरा करना मेरा दायित्व है। कल्पना कीजिए आने वाले अच्छे दिनों की, जब हर किसी के पास अपना रोजगार होगा, आपकी आय 2 गुनी होगी, घर में स्त्रियों के पास जेवरों की कोई कमी नहीं होगी। मगर उससे पहले आपको मेरा साथ देना होगा। राजा की कुर्सी पर एक बार फिर मुझे बैठाना होगा और मेरे विरोधियों को आने वाले चुनाव में धूल चटानी होगी। बताइए, आप सब मेरा साथ देंगे या नहीं? जोर से बोलिए, देंगे या नहीं? देंगे, देंगे। किराए की भीड़ ने हाक लगाई। हमारे विरोधियों को चुनाव में धूल चटाएंगे या नहीं? चटाएंगे, चटाएंगे। भीड़ ने पुनः हाक लगाई। अब राजा साहब असली मुद्दे पर आए और आगे कहा, साथियों, आप सभी को एक बात जानकर हैरानी होगी
कि दुनिया के प्रकार विद्वानों ने अपने शोध में ये पाया है कि ढिकाना फल, जिसे दुर्भाग्य से पिछले 70 सालों तक राज करने वालों ने राज्य विरोधी देशों के साथ मिलकर एक साजिश के चलते राजकीय फल का दर्जा दिया, वो न सिर्फ एक जहरीला फल है बल्कि उस फल ने लोगों को नपुंसक बना डालने की भी क्षमता है। फलाना समुदाय और हमारे विरोधियों ने मिलकर हमारे समुदाय को नपुंसक बनाने और हमें अल्पसंख्यक बनाने का ये घिनौना षड्यंत्र रचा है, जिसे हम और आप मिलकर कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। अपने सफ़ेद झूठ के पुलिंदे को राजा साहब आगे भी ठेलना जारी रखते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप इतिहास देखें तो पाएंगे कि फलाना समुदाय हमेशा से हमारे लोगों के साथ हिंसक बर्ताव करता रहा है। उन्होंने तलवार की नोक पर हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, हमारे देवी देवताओं को अपमानित किया, हमारी औरतों, जिनको हम देवी का दर्जा देते हैं, अपने हरम की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। मगर अब क्योंकि मेरे रहते इनकी कोई भी घिनौनी चाल कामयाब नहीं हो पा रही है, तो इन्होंने आखिरी चाल चलने की कोशिश में अपने महाठग बंधन का नाम राजकीय फल के नाम पर रख दिया है, ताकि इसके नाम से आप जैसे भोले भाले लोगों को छला जा सके, आपका शोषण किया जा सके। मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसे राज्य विरोधी तत्वों से, ऐसे गद्दारों से अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए आप सभी मेरे साथ ये शपथ खाएं कि आज से बल्कि अभी से आप सब इस जहरीले, आपको नपुंसक बनाने वाले फल, जिसका राजकीय फल का दर्जा मैं अभी तत्काल प्रभाव से खत्म करने की घोषणा करता हूं, का आप संपूर्ण बहिष्कार करेंगे और राज्य विरोधी तत्वों के पैर इस राज्य से उखाड़ के ही दम लेंगे। भीड़ ने राजा साहब के जयकारों के साथ इस नए झूठ का प्रसाद ग्रहण किया और गुस्साए तमतमाए चेहरों के साथ राजा साहब को अनुग्रहित किया। मुदित मन के साथ आत्ममुग्ध राजा साहब ने अपना भाषण, या कहें कि झूठ के पुलिंदे को समेटा और भीड़ का अभिवादन कर वापस अपने उड़न खटोले की ओर रवाना हो गए। दरबारी मीडिया को शाम के प्राइम टाइम पर होने वाली बहसों का मसाला मिल चुका था और साथ ही बहिष्कार गैंग को भी नया टास्क दिया जा चुका था और इस तरह आने वाले दिनों की पटकथा लिखी जा चुकी थी। धन्यवाद। इस कहानी के अगले हिस्से में हम आपको राजा साहब के बारे में कुछ और जानकारियां प्रदान करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार।